Good morning everyone. Welcome to your Neha ma'am classes, physics classes. लास्ट लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ था कि रेजिस्टेंस क्या है, कहाँ से आया, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, रेजिस्टेंस किस लॉ से निकल के आया, ओम्स लॉ से निकल के आया। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस कैसे निकल के आया, रेजिस्टेंस को ही कांस्टेंट क्यों माना ओम ने, जॉर्ज साइमन ओम ने, ये सारी चर्चा हमने अपने लेक्चर नंबर 4 में की है। आप मेरे उस लेक्चर में जाकर के रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। मैंने रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताया था कि रेजिस्टेंस इज नथिंग बट ऑब्स्ट्रक्शन, एक रुकावट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज एन ऑब्स्ट्रक्शन विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कोलिजन ऑफ पॉजिटिव आयंस विथ मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं हमारे कंडक्टिंग वायर में, जिनकी वजह से करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से इनका कोलिजन हो रहा है और कोलिजन की वजह से एनर्जी लॉस हो रही है। ये जितनी भी एनर्जी लॉस हो रही है वो सारी एनर्जी की भरपाई ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बैटरी से कर लेते हैं। माने जितना भी एनर्जी इनका लॉस हो रहा है ड्यू टू कोलिजन, ये सारी की सारी भरपाई ये कहाँ से करेंगे, बैटरी से करेंगे और फिर बैटरी को वीक कर देंगे। बैटरी वीक हो जाएगी, बैटरी ख़त्म हो जाएगी, फिर बैटरी को हम चेंज करके दोबारा से एनर्जी देना शुरू कर देंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग देयर मोशन दे आर सफरिंग collisions and due to this collision they are having resistance. Resistance is nothing but obstruction in the flow of electric charges. Collision with positive ions, collision of free electrons with positive ions produces resistance. ये सारी चर्चा हमने आपसे लास्ट लेक्चर में की थी। अब इस लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये किन चीज़ों से प्रभावित होती है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक को समझ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम का लगभग 2-3 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। देयर आर 4 फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर या लेंथ ऑफ कंडक्टर आप कह सकते हैं। नंबर 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, CROSSECTION, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ को आप L मान लीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को A मान लीजिए, या थिकनेस, ये एक ही टॉपिक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहिए चाहे थिकनेस ऑफ कंडक्टर कहिए, बात एक ही है। थर्ड नंबर फैक्टर इज नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर या नेचर ऑफ मटेरियल भी आप कह सकते हैं। एंड द फोर्थ वन एंड लास्ट फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस इज टेम्परेचर। चलिए 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि ये चारों फैक्टर्स रेजिस्टेंस को कैसे प्रभावित करते हैं। हमने आपको लास्ट टॉपिक में, माने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि कुछ टर्म्स आप वैसे सुनिएगा जैसा मैंने आपसे कहा। जब जब आप रेजिस्टेंस सुनिएगा आपके दिमाग में रुकावट आनी चाहिए, बाधा। रेजिस्टेंस मीन्स बाधा, और बाधा का उल्टा होता है सुविधा। मीन्स रेजिस्टेंस माने बाधा, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में रेजिस्टेंस बोलने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के पूरे चैप्टर में। और इस बाधा का उल्टा होता है सुविधा, और सुविधा को हम कंडक्टेंस के रूप में पढ़ने वाले हैं। बाधा इज ड्यू टू कोलिजन और सुविधा मीन्स कंडक्टेंस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो सुविधा है उसे हम कंडक्टेंस बोलेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में जो बाधा है उसे हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, अगर आप इसी रूप में रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को सुनने वाले हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड व्हाई एंड हाउ डू दीज फैक्टर्स अफेक्ट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर हम उठाते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर। द फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस इज लेंथ ऑफ कंडक्टर।
तो चलिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए मैं एक फिगर बनाने जा रही हूँ। देखिए मैंने एक तार बनाया है, ये एक तार है, ठीक। इसी के नीचे मैं एक और तार बनाने जा रही हूँ, सेम मोटाई का, लेकिन इससे थोड़ा सा लंबा होगा। ये देखिए सेम, थोड़ा मैंने अच्छा नहीं बनाया, मैं फिर से बनाती हूँ। सेम मोटाई का एक और तार बनाने जा रहे हैं जो थोड़ा इससे लंबा है। ये देखिए, ये दो तार है, ठीक। मान लीजिए इसकी लंबाई L1 है और इसकी लंबाई L2 है। दोनों की मोटाई सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का हमने सेम कर दिया है। अब इस परिस्थिति में आप देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स तार नंबर 1, कंडक्टर नंबर 1 में चलते हैं, ये है स्मॉल वायर और ये है लॉन्ग वायर। वायर जब छोटा था तो इलेक्ट्रॉन्स को कोलिजन यहाँ से यहाँ तक सफर करना पड़ रहा था केवल, राइट। इनका कोलिजन बस इतने रास्ते तक ही था, और जब हमने इस रास्ते को इतना और बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है कि कोलिजन्स बढ़ गए, राइट। जितना लंबा रास्ता उतनी देर तक कोलिजन, ठीक। जितना छोटा रास्ता उतना कम समय तक कोलिजन। तो आप कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली। भाई आप छोटे से रास्ते में अगर भीड़ में गुजर रहे हैं तो छोटे से रास्ते में आप कम कोलिजन सफर करेंगे। आपका रास्ता लंबा कर दिया जाए, भीड़ ज़्यादा लंबी हो जाए तो आपके कोलिजन्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएंगे। तो जितना लंबा रास्ता उतना ज़्यादा कोलिजन, जितना छोटा रास्ता उतना कम कोलिजन। बड़े ही छोटे से कॉन्सेप्ट से इसको समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस और लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा था, क्योंकि कोलिजन इंक्रीज कर रहा था। कोलिजन माने रेजिस्टेंस, और जब आप लेंथ डिक्रीज कर रहे थे तो कोलिजन भी डिक्रीज कर रहा था। हमने आपको बताया कि अगर LHS इंक्रीज करने पर RHS इंक्रीज कर रहा हो, LHS डिक्रीज करने पर RHS डिक्रीज कर रहा हो, तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 के तौर पर लिखेंगे, क्योंकि अभी इसी से मैं एक अलग एक्सप्रेशन निकाल करके दिखाने वाली हूँ। नाउ कम टू द सेकेंड फैक्टर, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में अगर आपसे एग्जाम कहता है कि हम किसी तार की लंबाई को डबल कर दें, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, आप सीधा सा जवाब देंगे लेंथ डबल हुआ है तो रेजिस्टेंस विल आल्सो बी डबल्ड। बट मोटाई पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शुड बी कांस्टेंट, ठीक। कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर अगर लेंथ को डबल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस डबल होगा, लेंथ को हाफ कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। मीन्स जो काम आप लंबाई के साथ करेंगे एग्जैक्टली वही काम आपके रेजिस्टेंस के साथ होगा। यही है आपका पहला फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में, कि लेंथ कैसे प्रभावित कर रहा है रेजिस्टेंस को। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे प्रभावित कर रहा है, इसके लिए जरा ये फिगर देखिए। मैं दो वायर्स बना रही हूँ, एक वायर इतना मोटा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप मान लीजिए A1 है, लंबाई मान लीजिए L है। इतनी ही लंबाई का एक और तार मैं बनाने जा रही हूँ, लेकिन वो तार मोटा होगा। ये देखिए मैंने एक और तार बनाया जो ऊपर वाले तार से मोटा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A2 है, लेकिन लंबाई L ही है। अब देख करके आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज अ थिन वायर। थिन वायर मीन्स लेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और ये है थिक वायर। थिक वायर मीन्स मोर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। जब वायर थिन होगा तो इस वायर में एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स की संख्या इसकी मोटाई के हिसाब से ही होगी। मान लीजिए कॉपर का तार है, पतला तार है, तो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन कर रहे हैं, उनकी संख्या कंपैरेटिव टू दिस वायर कम होगी कि नहीं। भाई ये तार पतला है, ये तार मोटा है, इसमें माल मसाला कम है, इसमें माल मसाला ज़्यादा है।
ये कम एटम्स से बना है, ये ज़्यादा एटम्स से बना है क्योंकि ये मोटा है। देखिए लंबाई में कांस्टेंट कर रही हूँ। इतना ही बड़ा कॉपर का तार और इतना ही बड़ा आपका कॉपर का ही तार लेकिन मोटा, ठीक है। इतना ही बड़ा पतला कॉपर का तार और इतना ही बड़ा मोटा कॉपर का तार, हमने वही ले रखा है। तार जितना पतला होगा उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उतनी ही कम होगी, राइट। तार पतला है तो आप कह सकते हो लेस कंडक्शन कह सकते हैं, लेस कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन से लेस कंडक्शन कह सकते हैं। और तार मोटा हो तो मोर कंडक्शन। मोर कंडक्शन क्यों? कंडक्शन माने सुविधा। सुविधा कौन दे रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। भाई तार मोटा है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तार पतला है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है तो कंडक्शन कम हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो कंडक्शन ज़्यादा हो रहा है। और ये कंडक्शन मैंने आपको बताया था कि कंडक्शन का उल्टा होता है रेजिस्टेंस। कंडक्शन माने सुविधा और रेजिस्टेंस माने दुविधा या ऑब्स्ट्रक्शन। तो लेस कंडक्शन का मतलब क्या हुआ? मोर रेजिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ? अगर सुविधा कम है तो दुविधा ज्यादा होगी, तभी तो सुविधा कम है, राइट। अब यहां देखिए मोर कंडक्शन को आप लेस रेजिस्टेंस भी तो बोल सकते हैं। माने सुविधा ज्यादा कब होगी? जब दुविधा कम होगी। सुविधा हमको ज्यादा तब भी होगी जब रुकावट कम होगी। रुकावट कम तो सुविधा, रुकावट ज्यादा तो दुविधा, ठीक। तो कम कंडक्शन हो रहा है माने हमको रुकावट ज़्यादा मिल रही है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कम कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, माने कंडक्शन कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो कंडक्शन भी ज़्यादा है, कंडक्शन ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। तो अब आप देख लीजिए ये है आपका रेजिस्टेंस, ये है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम इंक्रीज कर रहे हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करें मैंने तार को मोटा कर रहे हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करना माने तार को मोटा बनाना। तार मोटा बनाना माने कंडक्शन बढ़ा देना, कंडक्शन बढ़ा देना माने रेजिस्टेंस को घटा देना। माने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जब हम डिक्रीज कर रहे थे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करना माने तार को पतला कर देना, तार को पतला कर देना माने कंडक्शन को घटा देना, कंडक्शन को घटा देना माने रेजिस्टेंस को बढ़ा देना। माने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अब देखिए आरएचएस इंक्रीज हो रहा है तो एलएचएस डिक्रीज हो रहा है, आरएचएस डिक्रीज हो रहा है तो एलएचएस इंक्रीज हो रहा है। माने एलएचएस और आरएचएस के बीच में उल्टा संबंध है, सीधा संबंध नहीं है। जैसे कि यहाँ देखिए आरएचएस इंक्रीज कर रहा, आरएचएस इंक्रीज कर रहा था तो एलएचएस इंक्रीज कर रहा था। माने दोनों में एक ही काम हो रहा था, आरएचएस इंक्रीज एलएचएस इंक्रीज, आरएचएस डिक्रीज एलएचएस डिक्रीज। तो ये सीधा संबंध था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहाँ पर उल्टा काम हो रहा है। उल्टा काम हो रहा है माने इनवर्स रिलेशनशिप। रिलेशनशिप तो इसी तरीके से बनाते हैं लेकिन इनवर्स दिखाने के लिए इसको 1/, कर देते हैं, ठीक। तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, मींस R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। माने अगर आपसे पूछा जाए कि सेम थिकनेस ऑफ मटेरियल में, किसी सेम थिकनेस ऑफ कंडक्टिंग वायर के सेम थिकनेस में कंडक्शन सेम होगा, सेम लेंथ में अगर थिकनेस को डबल कर दिया जाए, किसी मटेरियल किसी कंडक्टिंग वायर की लंबाई को कांस्टेंट रखते हुए मोटाई को अगर डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मोटाई को डबल कर दिया जाए माने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? डबल का उल्टा होता है आधा। ये देखिए ये हम बनाकर दिखा रहे हैं आपको, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये है रेजिस्टेंस, ठीक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 2 टाइम्स अगर कर देंगे तो रेजिस्टेंस 2 का उल्टा होता है 1/2 ना, 2 का उल्टा होता है हाफ, तो रेजिस्टेंस हाफ टाइम्स हो जाएगा। बट ध्यान रखना है कि हमारा लंबाई कांस्टेंट रहना चाहिए, लेंथ शुड बी कांस्टेंट। अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1/3 टाइम्स कर दें, 1/3 कर दें, तो 1/3 का उल्टा होता है 3, तो रेजिस्टेंस आपका 3 टाइम्स हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस एमसीक्यू में बहुत पूछे जाते हैं कि इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज डबल्ड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन
रेजिस्टेंस ऑफ सेम लेंथ ऑफ वायर। तो आंसर होगा डबल किया है तो हाफ, ट्रिपल किया है तो 1/3, 1/3 किया है तो 3 टाइम्स। तो ये तो हो गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से रेजिस्टेंस पर पड़ने वाला प्रभाव। अब इसी तरीके से एक टॉपिक और इसमें बहुत पूछा जाता है कि डायमीटर से रेजिस्टेंस का क्या संबंध है। तो डायमीटर से संबंध आप यहाँ देख लीजिए कि रेजिस्टेंस और डायमीटर का जो संबंध होता है वो इनवर्स स्क्वायर का होता है। रेजिस्टेंस और डायमीटर का संबंध इनवर्स, डायमीटर माने तार का ये दिस थिंग इज कॉल्ड एज डायमीटर। ये रेडियस होता है तो ये डबल हो जाएगा डायमीटर। किसी भी तार को हम मानते हैं कि ऑलमोस्ट सर्कुलर ही इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, तो सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के तहत हम उसके डायमीटर से अगर डील करते हैं तो डायमीटर से रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप होता है इनवर्स स्क्वायर का। इनवर्स स्क्वायर का मीन्स अगर आप डायमीटर को डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये है डायमीटर, ये है रेजिस्टेंस। ध्यान से देखिएगा, अगर हम डायमीटर को 2 टाइम्स कर देते हैं, अगर हम डायमीटर को 2 टाइम्स कर देते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि डायमीटर से रेजिस्टेंस का जो संबंध है वो इनवर्स स्क्वायर का है। माने 2 का सबसे पहले तो आप इनवर्स कर दीजिए, 2 का इनवर्स क्या होगा 1/2। अब इनवर्स का स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा 1/4। मीन्स अगर आप डायमीटर को दुगना करते हैं तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। अब सिमिलरली देखिए, मैं डायमीटर को हाफ कर दूँ, डायमीटर को हाफ टाइम्स कर दिया। अगर डायमीटर को हाफ टाइम्स कर दिया तो ये देखिए, डायमीटर को अगर हाफ टाइम्स कर दिया तो हाफ का उल्टा क्या होगा 1/2 का उल्टा 2/1, 2/1 माने 2 और इनवर्स करके स्क्वायर करना मत भूलिएगा, तो ये हो जाएगा 4 गुना। मीन्स अगर डायमीटर को हाफ किया तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा, डायमीटर को डबल किया तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। अब आप बताइए अगर डायमीटर को 3 टाइम्स करते हैं तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर डायमीटर को 3 टाइम्स करते हैं तो भाई वही सिमिलर कॉन्सेप्ट, 3 का उल्टा 1/3 और उल्टा करने के बाद स्क्वायर करना है, क्योंकि देख लीजिए ये इनवर्स स्क्वायर का रिलेशन है, तो उल्टा करके स्क्वायर किया, दिस इज 1/9। तो इस तरीके से थिकनेस ऑफ वायर या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है ये आपको समझ में आ गया होगा। जो कुछ भी उतारने लायक आपको लगे प्लीज जल्दी से उतार लीजिए, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं कि यही रेजिस्टेंस हमारा नेक्स्ट फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ कंडक्टर पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। भाई बड़ा ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है। नेचर माने किस मटेरियल को आप चूज कर रहे हैं कंडक्शन के लिए। जैसा मटेरियल चूज करेंगे वैसा रेजिस्टेंस होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर कंडक्टर का, हर वायर का कंडक्शन जो होता है फिक्स्ड होता है, या आप कह सकते हो रेजिस्टेंस फिक्स्ड होता है। भाई रेजिस्टेंस अगर फिक्स्ड है तो कंडक्शन भी तो फिक्स्ड होगा, ठीक है। हर मटेरियल का कंडक्शन, हर मटेरियल का रेजिस्टेंस फिक्स्ड होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी मटेरियल की बात करते हैं, मान लीजिए आप आयरन के रॉड की बात करते हैं, तो आयरन के रॉड आयरन के एटम से ही मिलकर के बने होंगे, और हर आयरन के एटम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड होंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर फिक्स्ड है तो कोलिजन भी फिक्स्ड होगा, माने रेजिस्टेंस फिक्स्ड है, ठीक। आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, आप ज़्यादा रेजिस्टेंस का तार उठा लीजिए। आपको कम रेजिस्टेंस चाहिए, आप कम रेजिस्टेंस का तार उठा लीजिए। रेजिस्टेंस जब निश्चित हो जाता है, रेजिस्टेंस जब निश्चित कब होगा, जब इसके सारे के सारे फैक्टर्स को सेम कर दिया जाए, माने लंबाई चौड़ाई सब सेम कर दिया जाए, तो जो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ना उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अभी मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ वायर, ऑफ अ कंडक्टर। जैसे रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है और रेजिस्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। क्या डिफरेंस है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में, वो अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाने वाली हूँ, ठीक। किसी भी तार का हम रेजिस्टेंस नहीं पता कर सकते, क्यों? क्योंकि उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई बार बार वेरिएबल है, और लंबाई चौड़ाई वेरिएबल है तो हमारा रेजिस्टेंस भी वेरिएबल है। तो वो कौन सी चीज़ है जो फिक्स्ड है? फिक्स्ड होता है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, माने फिक्स्ड होता है रेजिस्टिविटी। अगर हम रेजिस्टिविटी के टर्म्स में बात करें
तो हम दो तार उठा लें। हम नेचर ऑफ कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर में हम क्या करने वाले हैं, दो तार लेने वाले हैं। एक, दोनों तार की लंबाई और चौड़ाई सेम लेने वाले हैं। अब लंबाई और चौड़ाई माने लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप सेम उठाएंगे तो वो कौन सी चीज़ है जो सेम रहेगी, रेजिस्टिविटी। ठीक, रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो निर्धारित की गई है वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। जैसे मैं आपको कुछ बताऊं कि जैसे हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो 1.60 × 10⁻⁸ ओम मीटर होती है, और कॉपर की 1.61 × 1.69 होती है शायद, ये थोड़ा सा फैक्चुअल से, हाँ 1.69 × 10⁻⁸ ओम मीटर होती है। ये हमारे कॉपर की रेजिस्टिविटी की वैल्यू। ऐसे ही आपको पूरी रेजिस्टिविटी की सीरीज मिलेगी, इसे याद नहीं किया जाता, ये फैक्चुअल्स हैं। साइंस में याद करने का मतलब बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। साइंस में हम लोग कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लर्निंग पर नहीं। तो ये हमको पता होना चाहिए कि सीरीज में सबसे ऊपर कौन है। सबसे ऊपर सिल्वर होता है और सबसे नीचे की तो कोई चर्चा ही नहीं है। तो सबसे अच्छा कंडक्टर हमारा सिल्वर है, माने सबसे खराब रेजिस्टर हमारा सिल्वर है, माने रेजिस्टिविटी की वैल्यू सबसे कम हमारे सिल्वर की है, 1.60 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। और आपको कम रेजिस्टेंस चाहिए, आप सिल्वर का तार उठाइए। आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, आप कॉपर का तार उठाइए। आपको और ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, आप आयरन का तार उठाइए। आपको और ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, आप एलॉयज उठाइए ना। माने आपको जैसा रेजिस्टेंस चाहिए वैसा मटेरियल चूज करिए, यही है नेचर ऑफ मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस या डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टिविटी। Different materials have different number of electrons, free electrons, due to which they have different number of collisions, amount of collisions, not number of, different amount of collisions, and different amount of collisions decides how much resistance is going to be in that conductor. माने जैसा तार वैसा कोलिजन, जैसा कोलिजन वैसा रेजिस्टेंस। आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, आप एलॉय उठा लीजिए। आपको कम रेजिस्टेंस चाहिए, आप प्योर मेटल्स उठा लीजिए। आपको बहुत कम रेजिस्टेंस चाहिए, आप सबसे अच्छा कंडक्टर उठा लीजिए, और सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर। ठीक, जैसे मैं आपको कंपेयर करूं, मैंने दो तार लिया, ये आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है कि दो तार हम ले लें सेम लंबाई और सेम मोटाई का, सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वो दो तार है हमारा कॉपर और नाइक्रोम। ठीक, हमने एक कॉपर का तार लिया, एक नाइक्रोम का तार लिया, दोनों की लंबाई और चौड़ाई हमने सेम ले रखी है। तो नाइक्रोम क्या है, नाइक्रोम एक एलॉय है। एलॉय का रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, प्योर मेटल का रेजिस्टिविटी कम होता है। तो कितना ज़्यादा होता है, 60 गुना ज़्यादा होता है। कॉपर के तार के कंपैरिजन में नाइक्रोम के तार के पास 60 टाइम्स ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप नाइक्रोम का तार उठा लीजिए। आपको कम रेजिस्टेंस चाहिए, थोड़ा सा कम करना है, आप कॉन्स्टेंटिन उठा लीजिए। कॉन्स्टेंटिन क्या है, कॉन्स्टेंटिन भी एलॉय है। ठीक, कॉन्स्टेंटिन के कंपैरिजन में कॉपर के जो रेजिस्टिविटी है वो 30 गुना है, कॉन्स्टेंटिन की रेजिस्टिविटी 30 गुना ज़्यादा होती है हमारे कॉपर से। थोड़ा सा और कम करना है आपको, तो आप मैंगनीन उठा लीजिए। मैंगनीन की रेजिस्टिविटी 25 टाइम्स होती है कॉपर से, है ना। तो इस तरीके से आपको जैसी रेजिस्टिविटी चाहिए वैसा नेचर ऑफ कंडक्टर चूज कर लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट योर नेचर ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। ठीक, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कह सकते हो, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन आप कह सकते हो, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सिलेक्शन यू आर डूइंग फॉर रेजिस्टेंस। आपको जैसा कंडक्टर चाहिए, जैसा रेजिस्टेंस चाहिए, आपने वैसा मटेरियल चूज कर लिया। दिस इज ऑल अबाउट योर नेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है टेम्परेचर। दिस इज द लास्ट फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। टेम्परेचर, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा, चलिए देखते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट देते हैं, हीट देने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड माने उछल कूद बढ़ गई होगी, उछल कूद बढ़ गई तो कोलिजन्स इंक्रीज करेंगे या नहीं करेंगे, जाहिर सी बातें करेंगे। तो प्योर मेटल्स में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि कोलिजन्स इंक्रीज कर रहे हैं। सिमिलरली प्योर मेटल्स में जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। बड़ा ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज इन केस ऑफ प्योर मेटल्स, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस इन केस ऑफ प्योर मेटल्स। हम बार बार प्योर मेटल क्यों कर रहे हैं? क्या बाकी चीज़ों में कुछ अलग होता है? क्या बाकी चीज़ों में टेम्परेचर का प्रभाव सेम नहीं होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता? यस, बिल्कुल नहीं। अगर हम प्योर मेटल्स की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एंड ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। लेकिन अब हम अगर सपोज करिए एलॉयज की बात करें, एलॉयज क्या है? एलॉय माने प्योर मेटल्स को मिला करके बनाई गई एक नई चीज़। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर कुछ एलॉयज के नाम लिख रखे हैं। ये नाइक्रोम एलॉय है। नाइक्रोम एलॉय निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन। निकल क्या है? शुद्ध मेटल है ना। क्रोमियम शुद्ध मेटल है, मैंगनीज शुद्ध मेटल है, आयरन शुद्ध मेटल है। इन 4 शुद्ध मेटल्स को मिला करके हमने एक खिचड़ी बनाई। उस खिचड़ी का नाम है नाइक्रोम। जैसे आप लोगों ने घर पे खिचड़ी खाई होगी, चावल, शुद्ध चावल ले आइए, शुद्ध दाल ले आइए, मिला दीजिए। अब मिला करके जो बना है वो ना तो दाल कहलाएगा ना तो चावल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? वो खिचड़ी कहलाएगा ना। उसी तरीके से जब शुद्ध मेटल्स को मिला देते हैं तो अब वो शुद्ध मेटल नहीं रह गया, अब वो खिचड़ी बन गया है, अब वो अशुद्ध हो गया है। ठीक, अब ना तो इसे आप शुद्ध निकल कहेंगे, ना तो इसको आप शुद्ध क्रोमियम कहेंगे, ना तो इसको आप शुद्ध मैंगनीज और ना तो आप इसको शुद्ध आयरन कहेंगे, बल्कि अब आप इसको कहेंगे ये नई चीज, नई खिचड़ी बन गई है जिसको कहते हैं नाइक्रोम। एलॉयज जो प्योर मेटल्स से मिला करके बनाया जाता है, उन एलॉयज का जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज कर जाता है। आप कह सकते हो उनके कंडक्शन डिक्रीज कर जाते हैं क्योंकि अब वो शुद्ध मेटल नहीं रह गए। ठीक, आयरन की कंडक्टिविटी, आयरन का कंडक्शन, आयरन एक बहुत अच्छा कंडक्टर था, लेकिन जब इस आयरन को इन तीनों के साथ मिला दिया गया तो आयरन अपनी कंडक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, आयरन का कंडक्शन डिक्रीज हो जाता है। सिमिलरली ये सारे मेटल्स इंडिविजुअली बहुत अच्छे कंडक्टर थे, लेकिन इन बहुत अच्छे कंडक्टर्स को मिला करके हमने सोचा एक और बहुत अच्छा कंडक्टर बना ले, मगर रिजल्ट उल्टा मिला हमको। इन बहुत अच्छे कंडक्टर्स को मिला करके हमने जो बनाया वो एक खराब कंडक्टर निकला, और उस खराब कंडक्टर को हम एलॉय बोलते हैं। एलॉय इज खिचड़ी, एलॉय इज नॉट अ प्योर, नो मोर प्योर मेटल यू कैन से। अब वो प्योर मेटल नहीं रह गया तो वो एक खराब रेजिस्टर हो गया, खराब कंडक्टर हो गया। खराब कंडक्टर माने बहुत अच्छा रेजिस्टर, बहुत अच्छा रेजिस्टर हो गया। अब इसी तरीके से हम अलग अलग प्योर मेटल्स को मिला करके ऐसी कई खिचड़ियाँ बनाना शुरू कर दिए अकॉर्डिंग टू आवर नीड। हमको जैसे रेजिस्टेंस की नीड थी हमने वैसे वैसे मिलावट करना शुरू कर दिया। हमने किसी कॉपर से निकल को मिलाया तो हमको एक नया खिचड़ी माने कॉन्स्टेंटन नाम का एलॉय मिला। हमने जब मैंगनीज से निकल और कॉपर को मिला दिया, माने इसी निकल और कॉपर में मैंगनीज को मिला दिया तो मैंगनीन नाम का एलॉय बन गया। और इन सबकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक, और ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्योर मेटल्स। अब सोचिए रेजिस्टेंस ज़्यादा है एलॉयज का, रेजिस्टेंस ज़्यादा है का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस ज़्यादा है का मतलब कोलिजन्स बहुत ज़्यादा है, कोलिजन्स बहुत ज़्यादा है। अब ध्यान से सुनिए, तो कोलिजन्स बहुत ज़्यादा है और आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ऑलरेडी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 60 गुना ज़्यादा है कॉपर से। किसका? नाइक्रोम का। हम नाइक्रोम का एग्जांपल ले लेते हैं। ऑलरेडी 60 गुना ज़्यादा है कॉपर का, नाइक्रोम का रेजिस्टिविटी एज कम्पेयर टू कॉपर। अब इतने ज़्यादा रेजिस्टेंस में आप टेम्परेचर इंक्रीज करके क्या कर लोगे? एक समुद्र में 2 लोटा पानी और डाल दीजिए तो क्या कहेंगे, समुद्र का पानी बढ़ गया? अगर हम माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो हाँ बिल्कुल बढ़ गया, 2 लोटा तो बढ़ ही गया। लेकिन अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। समुद्र में 2 लोटा पानी माने इन्फिनिटी में 2 ऐड कर दीजिए तो इन्फिनिटी इंक्रीज कर जाता है क्या? भाई बहुत अच्छा रेजिस्टर, बहुत ज़्यादा कोलिजन, टेम्परेचर बढ़ाकर वो कोलिजन बढ़ेगा नहीं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माने एलॉयज पर टेम्परेचर का लगभग कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर से एलॉयज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर का प्रभाव एलॉयज पर कितना पड़ रहा है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, आप कह सकते हो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो ये तो हो गया एलॉयज का रेजिस्टेंस से संबंध।
कि एलॉयज का टेम्परेचर से संबंध, हाँ, कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो एलॉयज के रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? लगभग कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पर प्योर मेटल्स पर क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और डिक्रीज करने पर रेजिस्टेंस घट जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, मैं एक और सब्सटेंस की चर्चा करने वाली हूँ, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये समझने से पहले हम ये तो समझें कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं। देखिए, इसका नाम है सेमीकंडक्टर। सेमी माने आधा, कंडक्टर माने कंडक्शन। अगर ये आधा कंडक्टर है तो आधा इंसुलेटर होगा, लेकिन ये तो बड़ी ही बकवास सी बात हो गई, आधा कंडक्टर आधा इंसुलेटर, ये क्या है? चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। सेमीकंडक्टर्स, कुछ सेमीकंडक्टर्स के नाम आपको याद है, जैसे सिलिकॉन हो गया, हाँ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ये नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। इन नॉर्मल कंडीशन दे आर इंसुलेटर्स, दे आर बैड कंडक्टर्स। लेकिन जब हम इनमें ज़रा सी डोपिंग कर देते हैं, डोपिंग माने मिक्सिंग। अच्छा, ये डोपिंग कैसे होती है? थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, क्लास 12 में मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी कि डोपिंग क्या होता है। सेमीकंडक्टर्स का कॉन्सेप्ट है। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम यूजुअली तो इंसुलेटर्स है, लेकिन जब इनमें हमने ज़रा सी डोपिंग कर दी तो क्या होता है? डोपिंग करने की वजह से होल्स जो होते हैं ना, उन होल्स की तरफ इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह ऑक्यूपाई करने लगते हैं। माने एक होल था, एक होल क्रिएट हुआ, उस होल पर इलेक्ट्रॉन आकर के बैठ गया। अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन आया वहाँ होल क्रिएट हो गया, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर के दूसरे एटम का बैठ जाएगा। अब जहाँ से आकर बैठा वहाँ होल हो गया। तो आप देखिए, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ने होल ऑक्यूपाई किया नहीं कि जहाँ से वो उठा था वहाँ होल बन गया। जहाँ होल बन गया वहाँ पर पीछे का एटम का इलेक्ट्रॉन आकर के बैठ जाएगा। इस तरीके से देखिए इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। और होल और इलेक्ट्रॉन दोनों डोपिंग की वजह से चल पड़े। कैसे चल पड़े, ये बिल्कुल विधिवत डिस्कशन करेंगे हम आपसे सीनियर क्लासेस में। अभी जूनियर क्लासेस में बस इतना खेल समझ लीजिए, खेल की तरह, कि डोपिंग हुई तो एक होल क्रिएट हुआ, उस होल में जाकर के पीछे वाले एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, उसका एक इलेक्ट्रॉन उठ करके उस होल में चला आया। अब जहाँ से उठ के आया वहाँ पर होल क्रिएट हो गया। अब इस होल में उसके पीछे के एटम के इलेक्ट्रॉन आकर के बैठ गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भी चल पड़ा और होल भी चल पड़ा। इलेक्ट्रॉन माने नेगेटिव और यहाँ पर होल्स को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या हुआ कि ज़रा से डोपिंग करने की वजह से इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव को हम होल्स बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चलने लग गए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चलने लग गए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग गई। भाई, इलेक्ट्रिसिटी के, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन चल पड़े। इलेक्ट्रॉन चल पड़ा सेमीकंडक्टर में, किसकी वजह से? डोपिंग की वजह से। इलेक्ट्रॉन चल पड़ा माने अब ये कंडक्टर हो गया, ठीक। अब देखिए, आपका सेमीकंडक्टर नॉर्मल बिना किसी डोपिंग के इंसुलेटर था, जरा से डोपिंग कर दी, डोपिंग माने मिक्सिंग, जरा सी मिक्सिंग कर दी तो अब ये कंडक्टर बन गया। इसीलिए इसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं कि किन्हीं परिस्थितियों में कंडक्शन करता है, किन्हीं परिस्थितियों में कंडक्शन नहीं करता है, राइट। अब अगर आपने सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा? सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, राइट। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी तो कंडक्शन इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्शन इंक्रीज कर रहा है। अगर आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं तो जल्दी से अपनी कॉपी में लिखिए कि सेमीकंडक्टर्स के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज करेगा? कंडक्शन इंक्रीज करेगा। और बेटा, कंडक्शन इंक्रीज करेगा तो कंडक्शन का उल्टा क्या होता है? रेजिस्टेंस। कंडक्शन इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। मीन्स सेमीकंडक्टर्स के केस में बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। मीन्स इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स टेम्परेचर का प्रभाव उल्टा पड़ता है, ठीक। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। व्हाट अबाउट pure metals? In case of pure metals, temperature is directly proportional to resistance. And what about alloys? In case of alloys, resistance is almost unaffected. This is all about your factors affecting resistance.
ठीक, अब मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि इन दोनों इक्वेशंस से एक नई चीज़, एक नया रिलेशन हम आपको समझाएंगे, लेकिन वो अब लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैं आपको विधिवत समझाऊंगी कि इससे क्या मिला और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस का जो वीडियो है ये यहीं तक। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे कि इस फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस से हमको एक नया कौन सा इक्वेशन मिलता है, उससे हमको क्या फ़ायदा होगा, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उससे हमारे कॉन्सेप्ट में और क्या चीज़ें बढ़ जाने वाली हैं। ठीक है, तो अभी तक जितना आपने पढ़ा इसको रिवाइज करिए, प्रॉपर अपने कॉपी में इसके नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स जब हम बनाते हैं तो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो हमारे परमानेंट माइंड में जाता है। अभी आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी आपको सब बहुत आसान लग रहा होगा, क्योंकि अभी आप सुन रहे हैं। जब आप इन सुनी हुई चीज़ों को एक नोट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको एक परमानेंट नॉलेज की तरफ ले जाएगी। प्लीज़ इसको ऐसे पढ़ करके गवा मत दीजिएगा, सब भूल जाएंगे कि वोलाटाइल होता है, नॉलेज बिल्कुल वोलाटाइल होता है। अगर आपको जैसे पेट्रोल आप अपने घर में रखिए, खुला रख दीजिए, उड़ जाएगा, रात भर में उड़ जाएगा। उसी तरीके से अगर आपने उसमें ढक्कन लगा दिया तो वो पेट्रोल बचा रहेगा ना। मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, ये सब वोलाटाइल होते हैं, उड़ जाते हैं। वैसे ये सब नॉलेज भी आप लोग को भी बहुत ईजी लग रही है, लेकिन अगर आपने इसमें ढक्कन नहीं लगाया माने आपने इसको बार बार रिवाइज अगर नहीं किया तो ये सब हो जाने वाला है आपके दिमाग से। ठीक, तो बेटर टू सिट ऑन योर टेबल एंड चेयर and make a proper note about factors affecting resistance and study it once again as a revision. Okay, thank you class.